दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है कंघी अनुभव की। लेकिन इससे पहले हम आपसे कहना चाहते हैं, अगर यह कहानी आपको हमारी पसंद आए तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल के आइकन को ऑल पे सेट करके प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम नया कोई वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए अब आते हैं विषय पर। वीरधन नाम का एक पुराना व्यापारी था, जो अपनी व्यापारिक समझ के कारण दोनों हाथों से खूब धन कमा रहा था। आसपास के इलाके में ऐसा कोई भी व्यापारी नहीं था जो उसे टक्कर दे सकता था। वो दूर दूर से अनाज लाकर उसे शहर में बेचता था। उससे वह बहुत लाभ कमाता था। वो अपनी इस कामयाबी से बहुत खुश था, इसलिए उसने सोचा व्यापार बढ़ाना चाहिए और उसने पड़ोसी राज्य में जाकर व्यापार करने की सोची। उसने दूसरे राज्य जाने के रास्ते का मानचित्र देखा, जिसमें साफ साफ था कि रास्ते में एक बहुत बड़ा मरुस्थल है। खबरों के अनुसार उस स्थान पर कई लुटेरे भी थे, लेकिन बूढ़ा व्यापारी कई सपने देख चुका था। उस पर दूसरे राज्य में जाकर धन कमाने की इच्छा प्रबल थी। उसने अपने कई किसान साथियों को लेकर वहां जाने की ठान ली। बैलगाड़ियां तैयार की और उस पर सारा अनाज लादा। इतना सारा माल था जैसे कोई राजा की शाही सवारी हो। बूढ़े वीरधन की टोली में कई लोग थे, जिसमें जवान युवक भी थे और वृद्ध अनुभवी लोग भी, जो बरसों से वीरधन के साथ काम कर रहे थे। जवानों के अनुसार अगर इस टोली का नेतृत्व कोई नौजवान करता तो अच्छा होता, क्योंकि यह बूढ़ा वीरधन तो धीरे धीरे जाएगा और पता नहीं उस मरुस्थल में क्या क्या देखना पड़े। तब कुछ नौजवानों ने मिलकर अपनी अलग टोली बना ली और स्वयं का माल ले जाकर दूसरे राज्यों में जाकर व्यापार करने की ठानी। वीरधन को उनके चहेते लोगों ने इस बात की सूचना दी, तो वीरधन ने कोई गंभीर प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। उसने कहा, भाई, सबको अपना अपना फैसला लेने का हक है। अगर वो मेरे इस काम को छोड़कर अपना शुरू करना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। और भी जो उनके साथ जाना चाहता है वह जा सकता है। अब दो अलग अलग व्यापारियों की टोली बन चुकी थी, जिसमें एक का नेतृत्व वृद्ध वीरधन कर रहे थे और दूसरे का नेतृत्व नौजवान युवक संपत कर रहे थे। दोनों टोलियों का सफर शुरू हुआ। वीरधन और संपत अपनी अपनी टोली लेकर निकल पड़े। थोड़ी दूर सब साथ साथ ही चल रहे थे कि जवानों की टोली तेजी से आगे निकल पड़ी, जबकि वीरधन और उनके साथी पीछे रह गए। वीरधन की टोली के नौजवान इस धीमी गति से बिल्कुल खुश नहीं थे और बार बार वीरधन को कोस रहे थे। कहते थे कि वो नौजवान की टोली तो कब की नगर की सीमा लांघ चुकी होगी और कुछ ही दिनों में मरुस्थल भी पार कर लेगी और हम सभी इस बूढ़े के कारण भूखे मर जाएंगे। धीरे धीरे वीरधन की टोली नगर की सीमा पार करके मरुस्थल के समीप पहुंच जाती है। तब वीरधन सभी से कहते हैं, यह मरुस्थल बहुत लंबा है और इसमें दूर दूर तक पानी की एक बूंद भी नहीं मिलेगी। इसमें जितना हो सके पानी भर लो और सबसे ज़रूरी बात, यह मरुस्थल लुटेरे
और डाकुओं से भरा हुआ है। इसीलिए हमें यहाँ का सफ़र बिना रुके करना होगा। साथ ही साथ हर वक्त चौकन्ना भी रहना होगा। उन्हें मरुस्थल में पहले से ही बहुत से पानी के स्रोत मिल जाते हैं, जिससे वे बहुत सारा पानी इकट्ठा कर लेते हैं। तब उनमें से एक आदमी कहता है कि इस रास्ते में पहले से ही इतने पानी के स्रोत हैं कि हमें पानी की तलाश में जरा भी भटकना नहीं पड़ा। तब वीरधन मूंछों पे ताव देकर बोलते हैं, इसीलिए तो मैंने नौजवानों को उस टोली के आगे जाने के लिए दिया। उन्हें मरुस्थल में पहले से ही बहुत से पानी के स्रोत मिल जाते हैं, जिससे वह बहुत सारा पानी इकट्ठा कर लेते हैं। तब उनमें से एक आदमी कहता है कि इस रास्ते में पहले से ही इतने पानी के स्रोत हैं कि हमें पानी की तलाश में जरा भी भटकना नहीं पड़ा। तब वीरधन अपनी मूंछों पर ताव देकर बोलते हैं, इसीलिए तो मैंने नौजवानों की उस टोली को आगे जाने दिया। यह सभी उन लोगों ने खुद के लिए तैयार किया होगा, जिसका लाभ हम सभी को मिल रहा है। यह सुनकर टोली के विरोधी साथी खींच रहे थे और बाकी सब वीरधन के अनुभव की प्रशंसा करने लगते हैं। सभी वीरधन के कहे अनुसार बंदोबस्त करके और आराम करके आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए वीरधन सभी को आगाह कर देता है कि अब हम सभी मरुस्थल में प्रवेश करने वाले हैं, जहाँ ना तो पानी मिलेगा, न खाने को फल और ना ही ठहरने की जगह। यह बहुत लंबा भी है, हमें कई दिन भी लग सकते हैं। सभी वीरधन की बात में हामी मिलाते हुए उसके साथ आगे बढ़ते हैं। अब वे सभी मरुस्थल में अंदर की तरफ प्रवेश कर चुके थे, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी थी। आगे चलते चलते उन्हें सामने से कुछ लोग आते दिखाई देते हैं। वे सभी वीरधन को प्रणाम करते हैं और हालचाल पूछते हैं। उनमें से एक कहता है, आप सभी व्यापारी लगते हो, काफ़ी दूर से चले आ रहे हो। अगर कोई सेवा का अवसर देंगे तो हमें खुशी होगी। उनकी बातें सुन वीरधन हाथ जोड़कर कह देता है कि भाई साहब, हम सभी भले चंगे हैं। तुम्हारा आभार जो तुम सभी ने इतना सोचा। और वे अपने साथियों को लेकर आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ते ही टोली के कुछ नौजवान फिर से वीरधन को मन ही मन कोसने लगते हैं कि जब वे लोग हमारी सहायता कर रहे हैं तो इस बूढ़े वीरधन को क्या परेशानी है। कुछ दूर चलने के बाद फिर से कुछ लोग सामने से आते दिखाई देते हैं, जिनके कपड़े गीले थे, और वे वीरधन और उसके साथियों को कहते हैं कि आप सभी राहगीर लगते हो और इस मरुस्थल के सफ़र में थके लग रहे हो। अगर आप चाहो तो हम आपको पास के एक जंगल में ले चलते हैं, जहाँ बहुत ही अच्छा खाने पीने का इंतज़ाम है। आप चाहें तो वहाँ थोड़ा विश्राम भी कर सकते हैं। लेकिन वीरधन साफ ना बोलकर अपने साथियों से जल्दी चलने को कह देते हैं। अब टोली के कई नौजवानों को वीरधन पर बहुत गुस्सा आता है और वे उसके समीप आकर अपना सारा गुस्सा निकाल देते हैं और पूछते हैं कि क्यों ये उन भले लोगों की बात नहीं मान रहे और क्यों हम सभी पर जुल्म कर रहे हैं। तब वीरधन मुस्कुराते हुए कहते हैं कि वे सभी लुटेरे हैं, हमें निसहाय करके लूट लेना चाहते हैं और हमें यहीं मरने छोड़ देना चाहते हैं। तब ये नौजवान युवक गुस्साए हुए कहते हैं कि सेठ जी, तुमने
ऐसा क्यों लगता है? तब वीरधन कहते हैं कि तुम खुद देखो, इस मरुस्थल में कितनी गर्मी है। क्या यहाँ आसपास कोई जंगल हो सकता है? यहाँ की भूमि इतनी सूखी है कि दूर दूर तक बारिश न होने का संकेत देती है। यहाँ एक परिंदे का घोंसला तक नहीं है। और जरा निगाह उठाकर ऊपर देखो, दूर दूर तक कोई बारिश के बादल नहीं है। ना ही हवा में बारिश की ठंडक है और ना ही गीली मिट्टी की खुशबू। तो कैसे उन लोगों की बातों पर यकीन किया जा सकता है? मेरी बात मानो, कुछ भी हो जाए हमें कहीं भी नहीं रुकना। कुछ देर आगे चलने के बाद उन्हें रास्ते में कई नरकंकाल और टूटी फूटी बैलगाड़ियां मिलती हैं। वे सभी कंकाल संपत की टोली के लोगों के थे। उनमें से एक भी नहीं बचा था। उनकी ऐसी दशा देख सभी रोने लगते हैं, क्योंकि वे सभी उन्हीं के साथी थे। तब वीरधन कहते हैं कि जरूर इन लोगों ने भी तुम्हारे जैसे ही इन लुटेरों को अपना साथी समझा होगा, और इसका परिणाम यह हुआ आज उन्हें अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। वीरधन सभी को ढांढस बंधाते हुए कहते हैं, हम सभी को भी यहाँ से जल्दी निकलना होगा, क्योंकि वे सभी लुटेरे अभी भी हमारे पीछे हैं। प्रार्थना करो कि हम सभी सही सलामत यहाँ से निकल जाएं। कहानी का सार। कहते हैं अनुभव की कंघी जब काम आती है, जब सर पर कोई बाल नहीं बचता। अर्थात अनुभव उम्र बीतने और जीवन जीने के बाद ही मिलता है। अनुभव कभी भी पूर्वजों से जागीर में नहीं मिलता। जैसे इस कहानी में नौजवानों में जोश तो बहुत था, लेकिन अनुभव की कमी थी, जबकि वीरधन के पास अनुभव था, जिसका उसने सही समय पर इस्तेमाल किया और विपत्ति से सभी को निकाल कर ले गया। शिक्षा यही है कि किसी काम को करने के लिए जोश के साथ अनुभव होना भी अत्यंत आवश्यक है। और अंत में आपसे फिर एक बार वही निवेदन, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।